हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर के वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसमें हमने लास्ट टाइम तक डीएनए को कंप्लीट किया था। डीएनए की संरचना तक देख ली थी। लास्ट में देखा था वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आरएनए को। ठीक है, आरएनए क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके कितने प्रतिरूप हैं, कितने प्रारूप हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आरएनए की संरचना के साथ। देखिए, सबसे पहले जिस आरएनए की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम क्या है इसका? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह है कोशिका में सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह फैला हुआ है, सब जगह क्या है, उपस्थित है। और यह जिस संरचनात्मक इकाई से बना है उसे राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है? यह है आरएनए की संरचनात्मक इकाई है, मतलब आरएनए इस राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, जो आपस में जुड़ते जाएंगे और जुड़ने से आरएनए का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड भी जो है वो डीएनए के समान ही 3 प्रकार की संरचनाओं से बने हैं। इनमें क्रमशः नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शुगर यानी कि पंच शर्करा एवं फॉस्फेट समूह उपस्थित होते हैं। यहां पर जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरामिडिन। ठीक है, 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। अब ये जो प्यूरिन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और जो पिरामिडिन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। आपको पता होगा जब आपने डीएनए पढ़ा था तो उस डीएनए में इस यूरेसिल के स्थान पर क्या था, थाइमिन था। ठीक है, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, अपितु थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पंच शर्करा के रूप में यहां पर कौन सी शर्करा पाई जाएगी, राइबो शर्करा पाई जाएगी। डीऑक्सी राइबो शर्करा नहीं होगी। कौन सी शर्करा होगी, राइबो शर्करा। राइबो शर्करा की विशेषता क्या है कि जो दूसरा कार्बन होगा उस कार्बन पर नीचे क्या उपस्थित होगा, OH उपस्थित होगा। तो ऐसी शर्करा को हम क्या कहेंगे, राइबोज शर्करा। तो इनमें राइबो शर्करा पाई जाती है और इसके अलावा क्या पाया जाएगा, फास्फेट समूह। तो इस प्रकार एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, राइबो शर्करा और फास्फेट आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड का। और ये सभी राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में अनेक संरचनात्मक इकाइयों द्वारा, जिन्हें 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सुन रखा है आप लोगों ने पहले, बंध का नाम है 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के द्वारा राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का निर्माण होगा और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना क्या कहलाएगी, फिर वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना आरएनए कहलाएगी। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे चलते हैं। अब जिस आरएनए की हम बात कर रहे हैं, इस आरएनए का निर्माण कहां होता है, तो इस आरएनए का निर्माण डीएनए की सहायता से, किसकी सहायता से, डीएनए की सहायता से कहां होता है, केंद्रक में। जो भी आरएनए निर्मित होंगे वो कहां होंगे, केंद्रक में निर्मित होंगे। और किसकी सहायता से निर्मित होंगे, डीएनए की सहायता से। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रांसिस क्रिक का सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए से किस में स्थानांतरित होती हैं, आरएनए में। यानी कि डीएनए किसका निर्माण करवाता है,
आरएनए का निर्माण करवाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। इस प्रक्रिया के द्वारा डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। कहां बनाता है? केंद्रक में। तो यहां पर हमने देखा कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कहां होगा? केंद्रक में होगा। ठीक है। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम है कॉनरेड और एक का नाम है सिंगर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1957 में यह बताया कि आरएनए भी एक प्रकार का क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब आरएनए भी क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि किसी एक जीव से किसी दूसरे जीव में सूचनाओं का क्या करता है? स्थानांतरित करता है। तो आरएनए की आनुवंशिक प्रकृति का विवरण यानी कि आरएनए भी क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। इस प्रकृति का विवरण सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? कॉनरेड और सिंगर के द्वारा। कब दिया गया है? सन 1957 में। ठीक है। और इसी आधार पर फिर जो कॉनरेड और सिंगर के आधार बताया था उन्होंने आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, उसी आधार पर हम आरएनए को दो भागों में भी बांटेंगे, एक आनुवंशिक आरएनए और एक अनआनुवंशिक आरएनए। एक जेनेटिक आरएनए जो सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा? स्थानांतरित, और एक नॉन जेनेटिक आरएनए अनआनुवंशिक आरएनए जो सूचनाओं के स्थानांतरण में मुख्य रूप से भाग नहीं लेता, सीधे भाग नहीं लेता, लेकिन सहायता कर सकता है। ठीक है। तो दो प्रकार के आरएनए पढ़ेंगे हम, जो किसके आधार पर बताए गए थे? कॉनरेड और सिंगर के आधार पर। उसके बाद जितने भी जीव होते हैं उन सभी के अंदर आरएनए सदैव कैसे पाए जाते हैं? एकल रज्जु की। आरएनए सदैव कैसे होंगे? एकल रज्जु की होंगे। लेकिन इसका कुछ क्या है? अपवाद है। इसके कुछ अपवाद हैं, जिनमें एक तो सम्मिलित किया गया है रियो वायरस को और एक सम्मिलित किया गया है वाउंड ट्यूमर वायरस को। ठीक है। ये दो ऐसे वायरस हैं जिनमें जो आरएनए होगा वो कैसा होगा? वो आरएनए द्विरज्जुकी होगा, मतलब डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है। आरएनए जो होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं? एकल रज्जुकी होते हैं। लेकिन एक तो है रियो वायरस और एक है वाउंड ट्यूमर वायरस, गांठ निर्मित करने वाला वायरस। तो इन दोनों वायरस के अंदर आरएनए कैसे होगा? द्विरज्जुकी होगा। इसी प्रकार मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था आपको कि जो डीएनए होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? द्विरज्जुकी होते हैं। लेकिन एक एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल के लिए मैंने कहा था कि उसका जो डीएनए है वो कैसा है? एकल रज्जुकी। क्या आप बता सकते हो वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल है 5 × 174। ये भी एक प्रकार का क्या है? वायरस है या फिर बैक्टीरियोफेज है, जिसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा एवं इसका डीएनए एकल रज्जुकी नहीं होकर द्विरज्जुकी नहीं होकर के कैसा होगा? एकल रज्जुकी होगा। ठीक है। तो इसमें तो एकल रज्जुकी डीएनए पाया जाता है और इन दोनों में द्विरज्जुकी क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? तो आरएनए सामान्यतः कैसे होते हैं? एकल रज्जुकी। लेकिन वाउंड ट्यूमर वायरस और रियो वायरस, इनमें आरएनए कैसे होंगे? द्विरज्जुकी। ठीक है। तो ये था आरएनए का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक। आरएनए जो है, दोबारा एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, आरएनए जो है उसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। किससे बना हुआ है? राइबोन्यूक्लियोटाइड से। राइबोन्यूक्लियोटाइड का अगर रासायनिक संगठन देखा जाए तो राइबोन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षारक, पंच शर्करा एवं फास्फेट के द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन तथा पिरामिडिन के रूप में पाए जाते हैं, जबकि पंच शर्करा राइबो शर्करा के रूप में पाई जाती है। इनमें प्यूरिन एडेनिन तथा ग्वानिन के रूप में तथा पिरामिडिन साइटोसिन तथा यूरेसिल के रूप में उपस्थित होते हैं, किंतु यहां यूरेसिल आरएनए के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ये डीएनए होता तो यूरेसिल को प्रतिस्थापित कर दिया जाता थाइमिन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम था कॉर्नेट और दूसरे का नाम था सिंगर। इन्होंने सन 1957 में बताया कि आरएनए क्या है? एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब इसके द्वारा भी सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। लेकिन यह आनुवंशिक पदार्थ किस किस का है? यह आनुवंशिक पदार्थ है मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का या फिर कुछ वायरस का। वायरस को
बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है, तो बैक्टीरियोफेज में भी कुछ आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें भी क्या उपस्थित है, आरएनए। तो इनके अंदर ये किस रूप में काम करता है, आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के रूप में। तो इसकी जो आनुवंशिक प्रकृति है, इस प्रकृति का विवरण कॉर्नेट तथा सिंगर नामक वैज्ञानिक ने सन 1957 में किया। कब किया, सन 1957 में। क्या कहा इन्होंने कि आरएनए भी एक क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। उसके बाद हमने देखा कि आरएनए हमेशा कैसे होते हैं, एकल रज्जु की मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक ही रज्जु से बने होते हैं। लेकिन रियो वायरस एवं वाउंड ट्यूमर वायरस, ये दो वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आरएनए के प्रकार। तो सन 1957 में जब कॉर्नेट तथा सिंगर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आरएनए जो होता है वो सूचनाओं का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति का होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि नहीं, ये अनानुवंशिक प्रकृति का भी होता है। ठीक है, तो इस आधार पर इसके दो समूह बना दिए गए। एक बनाया गया आनुवंशिक आरएनए, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक आरएनए, और एक बनाया गया आनुवंशिक आरएनए, मतलब नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने इसके दो समूह बना दिए। किस आधार पर बनाए, कॉर्नेट और सिंगर नामक वैज्ञानिक ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो कथन दिया था सन 1957 में, उसके आधार पर इनके आरएनए के दो समूह बना दिए गए। अगर किसी आरएनए के द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं का क्या किया जाएगा, स्थानांतरण किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो उस आरएनए को कहेंगे हम आनुवंशिक आरएनए। और अगर कोई आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण नहीं करेगा, सिर्फ उसमें क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है, मतलब हेल्प कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से भाग नहीं लेगा, तो उसे कहेंगे अनानुवंशिक आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए। सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए तभी पाया जाएगा जब उनके अंदर डीएनए एब्सेंट होगा, मतलब अनुपस्थित होगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई कोशिका है, उस कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए भी है और आरएनए भी है, लेकिन जब तक डीएनए है तब तक हमेशा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही कार्य करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से डीएनए क्या हो गया, अनुपस्थित है, तो उसमें पाए जाने वाला शेष जो आरएनए होगा वो अब किस रूप में काम करेगा, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। ठीक है, किस रूप में काम करेगा, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। कौन काम करेगा, आरएनए। कब, जब डीएनए अनुपस्थित होगा। अगर मान लीजिए डीएनए होता तब फिर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता, मतलब वो कैसा हो जाता, अनानुवंशिक हो जाता। तो डीएनए अनुपस्थित होगा तभी किस रूप में काम करेगा, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा। और सामान्यतया जेनेटिक जो आरएनए है या आनुवंशिक आरएनए जो होते हैं वो पाए जाते हैं कुछ वायरस में, बैक्टीरियोफेज में या फिर बैक्टीरिया में। इसका मतलब सामान्यतया ये वायरस के अलावा सारी की सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो सामान्यतया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है कौन सा, आनुवंशिक आरएनए। जबकि अगर हम अनानुवंशिक आरएनए की बात करते हैं तो यह आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सिर्फ सहायता करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का मुख्य रूप से स्थानांतरण नहीं करते हैं। और इस आरएनए को हम बांटते हैं मुख्य रूप से 3 भागों में। पहला ट्रांसफर आरएनए, दूसरा मैसेंजर आरएनए और तीसरा आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों की तीनों क्या हैं, अनानुवंशिक
आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए सहायता करेंगे सूचनाओं के स्थानांतरण में, लेकिन डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी प्रक्रिया में काम आ जाएंगे लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा सूचना के स्थानांतरण नहीं होगा, सिर्फ क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अब किसको, ट्रांसफर आरएनए को। ये जो ट्रांसफर आरएनए शब्द है यह हॉगलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, हॉगलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, जबकि इसकी 2D जो संरचना है ट्रांसफर आरएनए की वो होले नामक वैज्ञानिक ने दी है। किसने दी है, होले नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, हॉगलैंड ने तो ये ट्रांसफर आरएनए शब्द दिया है, ये टर्म दिए है, शब्द दिया है, जबकि 2D संरचना इसकी किसने बताई है, होले नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ये था हमारा आरएनए। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, ट्रांसफर आरएनए को, उसके बाद मैसेंजर आरएनए को और फिर आरएनए को डिटेल में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं या तो डीएनए के ऊपर आएंगे या फिर अगर आरएनए के ऊपर आते हैं तो इन तीनों में से आएंगे कि ट्रांसफर आरएनए को समझाइए, मैसेंजर आरएनए को समझाइए या फिर राइबोसोमल आरएनए को समझाइए। ठीक है, तो ये हमारा था आरएनए। पहला जो स्लाइड था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया आरएनए का, उसके बाद सेकंड जो स्लाइड है उसमें मैंने बताया आरएनए के टाइप्स, टाइप्स मतलब प्रकार। कितने प्रकार बताए मैंने आपको, 2 प्रकार, एक आनुवंशिक आरएनए या फिर जेनेटिक आरएनए, एक नॉन जेनेटिक आरएनए या फिर अनानुवंशिक आरएनए। अगर सूचनाएं स्थानांतरित करता है तो जेनेटिक होगा, नहीं करेगा तो नॉन जेनेटिक होगा। नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि यह सूचना स्थानांतरण में सहायता कर सकता है, यह ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये जो आनुवंशिक आरएनए होता है, यह आरएनए तब आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है जब डीएनए क्या होगा, एब्सेंट होगा। डीएनए अनुपस्थित होगा तो बचा हुआ आरएनए किस रूप में काम करेगा, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। और सामान्यतः किन कोशिकाओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि जो अनानुवंशिक आरएनए होता है, यह आरएनए सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण में क्या करेगा, सूचनाओं का जो स्थानांतरण होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें क्या करेगा, सहायता करेगा। कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर आरएनए के साथ, मतलब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा दैट इज ट्रांसफर आरएनए। इसके लिए एक मॉडल दिया जाता है, उस मॉडल का नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, ये मॉडल किसने दिया था, होले नामक वैज्ञानिक ने। जबकि जो ट्रांसफर आरएनए की टर्म है, ये जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, हॉगलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफर आरएनए को। चलिए, थैंक यू सो मच।